इतिहास की दुनिया में आपका अभिनंदन। इतिहास पाठ में आज हम पढ़ेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। मेरे पास जो पुस्तक है उसका नाम है प्राचीन भारत का राजनीतिक तथा सांस्कृतिक इतिहास, जिसे लिखा है प्रोफेसर विमल चंद्र पांडे ने। मित्रों, चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में अब तक हम 9 बार मिल चुके हैं और आज 10वीं बार मिल रहे हैं। पिछले अंकों में हमने देखा कि चंद्रगुप्त और चाणक्य की पृष्ठभूमि क्या थी, इनकी मुलाकात कैसे हुई, इन्होंने राज्य की स्थापना किस तरह की, ये लोग सेलुकस से किस तरह लड़े और किस तरह इन दोनों ने मिलकर राज्य का विस्तार किया। आज हम चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण भारत की विजय की चर्चा करेंगे। ऐसा प्रतीत होता है कि साम्राज्य विस्तार की अंतिम अवस्था में चंद्रगुप्त ने भारतवर्ष की दिग्विजय की और उसके अधिकांश भाग को जीतकर भारत में एक छत्र शासन की स्थापना की। परंतु दुर्भाग्य से हमें उसकी इस दिग्विजय का स्पष्ट व विस्तार वर्णन कहीं नहीं मिलता। उसके लिए यत्र तत्र परोक्ष रूप से ही संकेत मिलते हैं। प्लूटार्क का कथन है कि चंद्रगुप्त ने 6 लाख सैनिकों की सहायता से संपूर्ण भारत पर आक्रमण और अधिकार किया। इसी प्रकार जस्टिन चंद्रगुप्त को संपूर्ण भारत का नरेश मानता है। भारतीय साक्ष्यों में महावंश टीका उसे सकल जम्बू द्वीप का शासक कहती है। चक्रवर्ती क्षेत्र की परिभाषा बताते समय कदाचित चाणक्य के मस्तिष्क में चंद्रगुप्त का ही साम्राज्य था। मुद्रा राक्षस के एक श्लोक से भी ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त का साम्राज्य समुद्र पर्यंत था। प्रस्तुत साक्ष्यों पर विचार करने से प्रकट होता है कि यह कथन निस्सार नहीं है। जहां तक पश्चिमी भारत का प्रश्न है, वह निश्चित रूप से चंद्रगुप्त के अधीन था। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से सिद्ध होता है कि वह प्रदेश चंद्रगुप्त के अधिकार में था। वहां उसने पुष्यगुप्त वैश्य को अपना गवर्नर नियुक्त किया था। यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि भारतवर्ष के इस पश्चिमी प्रदेश को सर्वप्रथम नंदों ने जीता था अथवा चंद्रगुप्त मौर्य ने, परंतु इतना निश्चित है कि यह चंद्रगुप्त के अधीन था। उधर कलिंग को कदाचित चंद्रगुप्त ने नंद साम्राज्य के एक अंग के रूप में पाया था। जब दक्षिण में पश्चिमी और पूर्वी भारत के समुद्र तटीय प्रदेश चंद्रगुप्त के अधीन थे, तो यह अनुमान करना स्वाभाविक है कि दक्षिणी भारत के कुछ अन्य प्रदेश भी उसके अधीन रहे होंगे। इस अनुमान की वास्तविकता को सिद्ध करने के लिए हमें प्रमाण भी मिलते हैं। अशोक के अभिलेखों से प्रकट होता है कि उसका साम्राज्य दक्षिण भारत में उत्तरी मैसूर तक था, परंतु अशोक ने तो एकमात्र कलिंग की ही विजय की थी। अतः यह प्रश्न उठता है कि फिर शेष दक्षिण की विजय किसने की थी। उत्तर में अशोक के पूर्वाधिकारी बिंदुसार और चंद्रगुप्त दोनों के ही नाम लिए जा सकते हैं। बिंदुसार चंद्रगुप्त का पुत्र और उत्तराधिकारी था। यूनानी उसे एमित्रचेटस अथवा एलिट्रोचेडस के नाम से पुकारते हैं। फ्लीट ने इस विरुद्ध का समीकरण एमित्र खात यानी शत्रुओं को खा जाने वाला, दूसरे शब्दों में जो मित्र नहीं है उनको खा जाने वाला, के साथ किया है। परंतु लैसेन आदि अधिकांश विद्वान इसका समीकरण अमित्र घात यानी शत्रुओं का विनाशक के साथ करते हैं। यह शब्द महाभाष्य में भी प्रयुक्त हुआ है। इस विरुद्ध के आधार पर कतिपय विद्वानों की यह धारणा है कि दक्षिण भारत की विजय
बिंदुसार ने की होगी। वहां के शत्रुओं को परास्त करके अथवा उनका नाश करके ही उसने अमित्र घात की उपाधि धारण की होगी। परंतु यह निष्कर्ष अनिवार्य नहीं है परंतु यह निष्कर्ष अनिवार्य नहीं है। इतिहास में ऐसे भी उदाहरण मिलते हैं जब छोटे छोटे राजाओं ने बिना किसी विजय के बड़ी बड़ी उपाधियां धारण की हैं। इस विषय में बाद के गुप्त नरेशों के दृष्टांत प्रस्तुत किए जा सकते हैं। बिंदुसार की दक्षिण विजय के पक्ष में तारानाथ का एक कथन उद्धृत किया जाता है। इस कथन के अनुसार ब्राह्मण चाणक्य बिंदुसार का भी महामंत्री था। उसने पूर्वी और पश्चिमी समुद्रों के बीच के प्रदेश में स्थित लगभग 16 नगरों के राजाओं का दमन किया और उन्हें बिंदुसार के अधीन कर दिया। इस पर कुछ विद्वानों का निष्कर्ष है कि ये नरेश दक्षिण भारत के ही छोटे छोटे राजा थे, नरेश थे। परंतु इस मत को ग्रहण करने में कुछ कठिनाई होती है। प्रथमतः तारानाथ बहुत बाद का लेखक है। तारानाथ 1400 ईस्वी का लेखक है। अतः यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि उसके कथन में ऐतिहासिकता कितनी है। फिर यह आवश्यक नहीं है कि पूर्वी और पश्चिमी समुद्रों के बीच का प्रदेश अनिवार्यतः दक्षिणी भारत ही हो। यह प्रदेश बंगाल और काठियावाड़ के बीच का उत्तरी भारत का प्रदेश भी हो सकता है। साक्ष्यों में नंदों द्वारा, चंद्रगुप्त और अशोक द्वारा दक्षिण भारत का उल्लेख तो मिलता है, लेकिन बिंदुसार के विषय में हमें इस तरह के साक्ष्य नहीं मिलते हैं कि उसने दक्षिण भारत को जीता हो। यदि बिंदुसार ने दक्षिण भारत की जीत की होती तो कोई न कोई अभिलेख अवश्य मिलता। यूनानी साक्ष्यों से विदित है कि बिंदुसार विलासी अथवा शांत प्रकृति का मनुष्य था। एक यूनानी लेखक एथेनियस का कथन है कि अमित्र घात ने सीरिया नरेश एंटियोकस से मदिरा, सूखे अंजीर और एक दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की थी। सीरिया नरेश ने प्रथम 2 वस्तुओं को भेजना तो स्वीकार कर लिया, परंतु दार्शनिक भेजने के विषय में उसने उत्तर दिया कि उसके देश की परंपरा के अनुसार दार्शनिक बेचा नहीं जा सकता। संभव है कि बिंदुसार युद्ध के कठोर कर्मों की अपेक्षा आमोद प्रमोद और दार्शनिक वाद विवाद में अधिक रुचि लेता हो। ऐसी प्रकृति का व्यक्ति कदाचित दक्षिण विजय के सर्वथा अनुपयुक्त प्रतीत होता है। एलियन ने भारतवर्ष के किसी सबसे बड़े नरेश का उल्लेख किया है जिसके राजकुमार राजा प्रसाद के जल पुंजों में मछलियां पकड़कर मनोविनोद किया करते थे और नाव चलाना सीखते थे। संभव है कि वह सबसे बड़ा नरेश चंद्रगुप्त रहा हो और बिंदुसार उन राजकुमारों में से एक रहा हो जिसका उल्लेख एलियन ने किया है। यदि ऐसा है तो बिंदुसार के विलासी जीवन का एक अन्य प्रमाण हमें मिलता है। यह हम स्वीकार करते हैं कि विलासिता और शूरता पृथक पृथक नहीं रहती। इतिहास में सिकंदर, सीजर, नेपोलियन एवं बहुसंख्यक भारतीय राजपूत नरेश ऐसे हुए हैं जो शूरवीर एवं विजेता होते हुए भी विलासी प्रकृति के थे। शूरवीर एवं विजेता होते हुए भी विलासी प्रकृति के थे। युद्ध से अवकाश मिलने पर ये लोग आमोद प्रमोद में रुचि लेते थे, परंतु इस तथ्य को स्वीकार करने के पश्चात भी बिंदुसार की तथाकथित दक्षिण विजय के पक्ष में कोई बड़ा प्रमाण नहीं मिलता। हमारे पास सोचने के लिए यही रह जाता है कि हम चंद्रगुप्त को ही दक्षिण भारत का विजेता घोषित करें। जिस लौह पुरुष ने अजेय सिकंदर के उत्तराधिकारी से पश्चिमी भारत को मुक्त कराया, जिसने महाशक्तिशाली नंद वंश का उन्मूलन कर डाला और जिसने
महत्वाकांक्षी सेलुकस को पराजित कर पूर्व पराजय का प्रतिशोध किया और भारतीय सीमा को हिंदू कुश तक विस्तृत किया, वह निश्चय ही दक्षिण विजय की क्षमता रखता था। चंद्रगुप्त के दक्षिण विजय के कुछ साहित्यिक प्रमाण भी उपलब्ध होते हैं। दक्षिण के कुछ तमिल कवियों ने मौर्यों का उल्लेख किया है। इनमें मामूल नार कवि विशेष उल्लेखनीय है। इसके कथन के अनुसार कोशार जाति ने अपनी विजय यात्रा प्रारंभ की। उसने अनेक शत्रुओं को पराजित किया, परंतु मोहर नामक एक अन्य जाति थी जिसने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया। इस पर मोरियार अपनी विशाल सेना के साथ उनकी सहायता के लिए आए। मोरियार के आगे आगे वडुगर भी कोशार की सहायता के लिए बढ़ रहे थे। इसी प्रकार के उल्लेख अन्य दो तमिल कवियों कल्लिल आतिर कल्लिल आतिर्यनार और परंगोर नार की कविताओं में भी मिलते हैं। यद्यपि ये मावूल नार की अपेक्षा कहीं अधिक अस्पष्ट हैं। विद्वानों ने मोरियार का समीकरण मौर्यों के साथ किया है। अतः हमें यह मानना चाहिए कि चंद्रगुप्त ने दक्षिण की विजय की थी। एक स्थान पर वंब मौर्यार का उल्लेख मिलता है। वंब का अर्थ है नवीन, अतः इसे चंद्रगुप्त मौर्य का इसे चंद्रगुप्त मौर्य का अर्थ दिया जा सकता है। वडुगर का समीकरण दक्षिण की कन्नड़ तेलुगु जाति के साथ किया जाता है और कोशोर का सत्यपुत के साथ। प्रतीत होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य अति साम्राज्यवादी था। अतः दक्षिण की दो जातियों के पारस्परिक संघर्ष का लाभ उठाकर वह एक की सहायता और दूसरे का विरोध करने के लिए अपनी विशाल सेना के साथ दक्षिणी भारत के राजनीतिक मंच पर आ धमका। यही नहीं, उसे दक्षिण की एक अन्य जाति वेडुगर से भी सहायता मिली। कदाचित इस जाति का भी मोहूर जाति के साथ पारस्परिक वैमनस्य रहा होगा। वैर शोधन के लिए ही कदाचित इन जातियों ने एक बाह्य आक्रमणकारी को आमंत्रित किया होगा। विद्वानों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि मौर्य, कोशार और वडुगर की सम्मिलित सेनाएं दक्षिण में कोनकन दर्रे को पार करती हुई तिनवेली जिला की पोडियल पहाड़ियों तक प्रविष्ट हो गईं। मुद्रा राक्षस में भी चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य दक्षिणी समुद्र तक बताया गया है, जो शुभ्र मुक्ताओं से परिपूर्ण है। कुछ विद्वानों का निष्कर्ष है कि इससे पांड्य देश ध्वनित होता है, लेकिन हम पूर्ण रूप से इन निष्कर्षों को स्वीकार नहीं कर सकते। प्रथमतः तीनों तमिल कवियों का काल ईसा की प्रथम 3 शताब्दियां हैं, जो मौर्य काल के बाद की हैं। अतः वे मौर्यकालीन घटनाओं से कहां तक अवगत थे, यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। इन कविताओं में स्थान स्थान पर पौराणिक बातों का समावेश है, जिनसे इतिहास का कोई ताल्लुक नहीं है। पुनः अतिरंजन और अतिशयोक्ति के दोषों ने उनके उनके विवरणों को ऐतिहासिकता से और दूर कर दिया है। इन कविताओं में जो नाम आते हैं उनके समीकरण भी संदिग्ध है। फिर भी यह संभव है कि उनमें इतिहास के कुछ कण अंतर्निहित हों। यद्यपि चंद्रगुप्त का तिन्नवेली तक आक्रमण करना अवास्तविक हो सकता है, तथापि उसके दक्षिण भारत में आगमन की सुदीर्घ परंपरा का हम पूर्ण रूप से परित्याग नहीं कर सकते। तमिल साहित्य के अतिरिक्त अन्य साक्ष्य भी चंद्रगुप्त का दक्षिण भारत के साथ संबंध स्थापित करते हैं। अतः यह अनुमान कर लेना अस्वाभाविक नहीं है कि किसी समय चंद्रगुप्त ने दक्षिण भारत पर आक्रमण जरूर किया होगा और उसके कुछ भागों पर कब्जा भी कर लिया होगा। जैन साक्ष्यों को हम 3 भागों में विभक्त कर सकते हैं: साहित्यिक, अनुश्रुति संबंधी और अभिलेख संबंधी। साहित्यिक, अनुश्रुति संबंधी और अभिलेख संबंधी। जैन साहित्य के अंतर्गत सर्वप्रथम उल्लेखनीय है भद्रबाहु चरित। इसमें अवंती देश के चंद्रगुप्त राजा का वर्णन है।
एक समय राज्य में 12 वर्ष का दीर्घ दुर्भिक्ष पड़ा। तभी चंद्रगुप्त जैन आचार्य भद्रबाहु के साथ दक्षिण चला गया। वहां दोनों ने तपश्चर्या के द्वारा एक गिरि गुहा में शरीर त्याग दिया। कुछ विद्वानों का कथन है कि भद्रबाहु चरित में यह स्पष्ट रूप से नहीं लिखा हुआ है कि यह अवंती नरेश चंद्रगुप्ती उस चंद्रगुप्ती ही चंद्रगुप्त मौर्य था, परंतु इस आपत्ति में विशेष बल नहीं है। जैन साहित्य के अनेक ग्रंथों में पालक के पश्चात अवंती नरेशों में मौर्य सम्राटों की गणना हुई है। सौराष्ट्र के साथ साथ चंद्रगुप्त ने अवंती पर भी अपना अधिकार कर लिया होगा। भद्रबाहु चरित के समान अन्य बौद्ध ग्रंथ पुण्याश्रव कथा कोश और राजा बलि कथा में भी चंद्रगुप्त के जैन होने तथा आचार्य भद्रबाहु के साथ दक्षिण जाकर अनशन द्वारा प्राण त्याग करने का उल्लेख है, परंतु कुछ विद्वान इनकी ऐतिहासिकता पर विश्वास नहीं करते, क्योंकि इन कथाओं का चंद्रगुप्त अशोक का पितामह न होकर अशोक का पौत्र था। पुनः राजावली कथा के अनुसार चंद्रगुप्त का पुत्र सिंहसेन था, जबकि प्रथम मौर्य चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम बिंदुसार था। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य जैन ग्रंथों परिशिष्ट पर्वन और आराधना कोश आदि में चंद्रगुप्त का भद्रबाहु के साथ दक्षिण में जाकर तपश्चर्या द्वारा प्राण त्याग करने का उल्लेख नहीं है। इसमें कोई संदेह नहीं कि ये आपत्तियां न्याय संगत प्रतीत होती हैं, परंतु फिर भी वे किसी रूप में समझाई जा सकती हैं। इतिहास में एक ही चंद्रगुप्त का उल्लेख मिलता है। इतिहास में एक ही चंद्रगुप्त का उल्लेख मिलता है और वह है प्रथम मौर्य सम्राट। जैन धर्म ग्रंथों के अतिरिक्त किसी ने भी अशोक के पौत्र का नाम चंद्रगुप्त नहीं बताया है। सब सब उसके पौत्र का नाम संपत्ति बताते हैं। यह कहना कि यही संप्रति सब उसके पुत्र का नाम संप्रति बताते हैं, यह कहना कि यही संप्रति चंद्रगुप्त द्वितीय था, कोई अर्थ नहीं रखता। दोनों का समीकरण किसी भी दृढ़ प्रमाण पर आधारित नहीं है। मौर्य वंश में न तो दो चंद्रगुप्त हुए और न संप्रति का दूसरा नाम संप्रति या संपत्ति संप्रति का दूसरा नाम चंद्रगुप्त था। पुनः संप्रति कभी भी दिग्विजयी न था। उसने कभी दक्षिण भारत की विजय न की थी। दक्षिण से उसका किसी प्रकार का संबंध भी नहीं था। उसका शासनकाल मौर्य साम्राज्य के पतन का काल था। जैन धर्मावलंबी होने के कारण जैन ग्रंथों ने उसे बौद्ध प्रचारक अशोक के समान महत्ता देने का प्रयास किया है, परंतु इतिहास उसे कदापि इसका अधिकार नहीं देता। यदि किसी मौर्य ने दक्षिण विजय की थी तो उसका श्रेय एकमात्र चंद्रगुप्त को, अशोक के पितामह को मिलना चाहिए। ऐसा प्रतीत होता है कि भूल से इन ग्रंथों के लेखकों ने दक्षिण में जाने वाले चंद्रगुप्त को अशोक के पितामह के स्थान पर अशोक का पौत्र लिख दिया। जहां तक तथाकथित अशोक के पौत्र चंद्रगुप्त द्वितीय का प्रश्न है, वह कल्पना प्रतीत होता है। प्राचीन ग्रंथों का आधार बहुधा प्राचीन अनुश्रुतियां रही हैं, जो जो कालातिपात से अधिकाधिक विस्मृत होती जा रही थी। परिणामतः अनेक ग्रंथों में एकमात्र कोई ऐतिहासिक तथ्य तो संरक्षित रहता है, परंतु उसके अतिरिक्त अन्यान्य विवरण कल्पना से भर दिए जाते थे। उदाहरण के लिए मुद्रा राक्षस, इसके कुछ पात्र तो ऐतिहासिक हैं, परंतु कुछ नितांत काल्पनिक हैं। यही बात राजा बलि कथा के विषय में कही जा सकती है। इसमें वर्णित समस्त व्यक्ति ऐतिहासिक नहीं हो सकते। इसमें चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम सिंहसेन दिया गया है। या तो यह बिंदुसार का दूसरा नाम रहा होगा, या फिर चंद्रगुप्त के पुत्र के यथार्थ नाम से अपरिचित होने के कारण लेखक ने अपनी कल्पना से यह नाम रख दिया होगा। यदि हम विरोधी पक्ष के विद्वानों के अनुसार यह मान भी लें कि राजा बलि कथा में वर्णित चंद्रगुप्त द्वितीय यानी संप्रति था, तो भी समस्या हल नहीं होती, क्योंकि संप्रति के कोई भी सिंहसेन नामधारी पुत्र नहीं था। अतः इस सिंहसेन का पता न लग सकने के कारण राजा बलि कथा में वर्णित चंद्रगुप्त को प्रथम मौर्य सम्राट स्वीकार करना हमें चाहिए।
हमें स्वीकार करना चाहिए, स्वीकार न करना न्याय संगत प्रतीत नहीं होता। इसमें कोई संदेह नहीं कि परिशिष्ट पर्वन और आराधना कोश जैसे जैन ग्रंथों ने चंद्रगुप्त और भद्रबाहु की दक्षिण यात्रा का वर्णन नहीं किया है, परंतु क्या इसी कारण हम उस अनुश्रुति का परित्याग कर दें जो अन्य ग्रंथों, अभिलेखों और लोक चेतना में संरक्षित रही है? जैसा कि हम जानते हैं, जनश्रुति के अनुसार चंद्रगुप्त और भद्रबाहु दक्षिण में श्रवण बेलगोला यानी मैसूर नामक स्थान पर गए थे। वहां चंद्रगुप्त के नाम पर एक पर्वत है जिसे चंद्रगिरी कहते हैं। उसी के पास चंद्रगुप्त वस्ती नाम का एक मंदिर भी है। कहते हैं कि चंद्रगुप्त ने यहीं अनशन करके प्राण विसर्जन किया था। चंद्रगिरी पर्वत पर ही एक गुफा है जो भद्रबाहु स्वामी की गुफा के नाम से प्रख्यात है। यह जैन आचार्य भद्रबाहु के दक्षिण आगमन की याद दिलाती है। चंद्रगिरी पर्वत पर अनेक अभिलेख मिलते हैं। ये भिन्न भिन्न कालों में उत्कीर्ण किए गए थे। इनमें सबसे अधिक प्राचीन अभिलेख 7वीं शताब्दी का है। इनमें सबसे अधिक प्राचीन अभिलेख 7वीं शताब्दी का है। ये समस्त लेख 12 वर्षीय दुर्भिक्ष, चंद्रगुप्त एवं भद्रबाहु के दक्षिण आगमन, तपश्चर्या एवं प्राण विसर्जन का विवरण देते हैं। इसमें संदेह नहीं कि कुछ अभिलेखों के विवरण से ऐसा प्रतीत होता है कि उनमें उल्लिखित भद्रबाहु उत्तरी भारत का जैनाचार्य नहीं था। कहीं कहीं उसका शिष्य भी मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त प्रतीत नहीं होता। परंतु इन त्रुटियों का कारण कदाचित जनश्रुतियों का विस्मरण एवं लेखकों की असावधानी है। धीरे धीरे चंद्रगुप्त भद्रबाहु कथा के संबंध में अनेक अनैतिहासिक बातों का भी प्रचलन हो गया होगा। अनेक स्थानों पर उनके तथ्यों को ग्रहण करके तथा उन्हें आवश्यकतानुकूल परिवर्तित करके स्थानीय परंतु अनैतिहासिक जनश्रुतियों के साथ भी जोड़ दिया गया होगा। इसी से कुछ अभिलेखों और ग्रंथों में चंद्रगुप्त एवं भद्रबाहु के संबंध में कुछ भ्रामक, विरोधी अथवा नवीन कल्पनाओं ने स्थान ग्रहण कर लिया था। यद्यपि उपर्युक्त संपूर्ण जैन परंपरा में अनेक आपत्तियां दृष्टिगत हैं, तथापि उनका सामूहिक प्रभाव चंद्रगुप्त और दक्षिणी भारत का संबंध स्थापित करने के लिए पर्याप्त रूप से विश्वास के योग्य है। इसके साक्ष्य व्यक्तिगत रूप से निर्बल होते हुए भी सामूहिक रूप से सबल हो जाते हैं। यदि चंद्रगुप्त का दक्षिणी भारत के कुछ भाग पर अधिकार न होता तो इतनी आग्रहपूर्ण परंपरा कभी विद्यमान न होती। इस परंपरा के काफी बाद के होने के बावजूद हम इसका पूर्ण रूप से बहिष्कार नहीं कर सकते। ऐसी परिस्थिति में श्रवण बेलगोल परंपरा के आधार पर यही निष्कर्ष स्वाभाविक प्रतीत होता है कि मैसूर तक का दक्षिणी भारत चंद्रगुप्त के अधीन अवश्य रहा होगा। तो मित्रों, यह था आज का इतिहास पाठ। हम पुनः मिलें, दोबारा मिलें, तब तक के लिए अपने इस साथी को आप आज्ञा दीजिए। नमस्ते।